नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप किसी आरसीसी बीम को ध्यान से देख रहे हैं और अचानक आपको उसमें एक क्रैक दिखाई देती है। लेकिन वो क्रैक सीधी नहीं है, बल्कि तिरछी है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर एंगल पर खींच दिया हो। अब सवाल ये उठता है कि जब लोड ऊपर से नीचे आता है, ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है, तो क्रैक भी वर्टिकल ही होनी चाहिए। फिर ये इंक्लाइंड या तिरछी क्यों बनती है? क्या ये कंस्ट्रक्शन की गलती है या इसके पीछे कोई गहरी इंजीनियरिंग साइंस छुपी हुई है? यही वो सवाल है जो आज हम पूरी क्लैरिटी और आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि अगली बार जब आप किसी बीम या स्लैब में क्रैक देखें तो सिर्फ उसे नोटिस ना करें, बल्कि उसका रीजन भी समझ सकें। आज हम हाउस कंस्ट्रक्शन के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसे हर स्टूडेंट, इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर देखता तो है, लेकिन उसकी असली फिजिक्स बहुत कम लोग समझते हैं। और वो है शियर क्रैक्स, यानी बीम और स्लैब में बनने वाली तिरछी दरारें। सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने होंगे कि जब किसी आरसीसी बीम पर लोड आता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जब तक हम फोर्सेस को नहीं समझेंगे तब तक क्रैक का बिहेवियर समझना मुश्किल है। तो जब बीम पर लोड अप्लाई होता है तो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की फोर्सेस डेवलप होती हैं, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट बीम को मोड़ने की कोशिश करता है, जबकि शियर फोर्स बीम को काटने या उसकी एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कराने की कोशिश करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीम के हर हिस्से में इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट अलग अलग होता है। जैसे बीम के सेंटर में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, जबकि सपोर्ट्स के पास शियर फोर्स मैक्सिमम होती है। और यही कारण है कि शियर क्रैक्स अधिकतर सपोर्ट्स के पास दिखाई देती हैं। अब अगर हम बेंडिंग क्रैक्स को देखें तो वे आमतौर पर वर्टिकल होती हैं, क्योंकि बेंडिंग के कारण बीम के नीचे वाले हिस्से में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है और कंक्रीट टेंशन को रेजिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो सीधी वर्टिकल डायरेक्शन में क्रैक करता है। लेकिन शियर क्रैक्स का बिहेवियर पूरी तरह अलग होता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक फोर्स काम नहीं कर रही होती, बल्कि शियर फोर्स और बेंडिंग मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम बना रहे होते हैं। जब बीम पर लोड आता है तो उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और साथ ही शियर स्ट्रेस डायगोनल डायरेक्शन में काम करता है। जब ये सभी स्ट्रेसेस कंबाइन होते हैं तो एक नया स्ट्रेस डेवलप होता है जिसे हम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और ये प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस ना तो प्योर वर्टिकल होता है ना प्योर हॉरिजॉन्टल, बल्कि डायगोनल डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, कंक्रीट हमेशा उसी डायरेक्शन में क्रैक करता है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होता है। यही वो की पॉइंट है जो पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देता है। क्योंकि बीम के अंदर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डायगोनल डायरेक्शन में डेवलप होता है, इसलिए क्रैक भी उसी डायगोनल डायरेक्शन में बनती है। और यही कारण है कि शियर क्रैक्स इंक्लाइंड होती हैं, वर्टिकल नहीं। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए बीम के अंदर फोर्सेस अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं, एक ऊपर नीचे, दूसरी आगे पीछे। और जब ये फोर्सेस एक साथ मिलती हैं तो उनका रिजल्टेंट एक नई डायरेक्शन में बनता है जो कि डायगोनल होती है, और क्रैक उसी पाथ को फॉलो करती है जहां रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी डायगोनल लाइन पर। अगर हम इंजीनियरिंग डेप्थ में जाएं तो मैकेनिक्स में पढ़ाया जाने वाला मॉर्स सर्कल कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि जब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एक साथ एक्ट करते हैं तो मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस लगभग 30 से 45 डिग्री के एंगल पर डेवलप होता है। और यही कारण है कि प्रैक्टिकली भी शियर क्रैक्स लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होती है। अब अगर आप किसी रियल बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं तो आपको अक्सर बीम के सपोर्ट के पास एक क्रैक दिखाई देगी जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ तिरछी जाती है। और यही टिपिकल शियर क्रैक होती है जो टेंशन जोन से स्टार्ट होकर कंप्रेशन जोन की तरफ जाती है, और यही इसकी पहचान होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये क्रैक्स डेंजरस होती है? जवाब है हाँ, और बहुत ज्यादा, क्योंकि शियर क्रैक्स सडन फेलियर का संकेत होती है। बेंडिंग क्रैक्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं और आपको वार्निंग देती हैं, लेकिन शियर क्रैक्स अचानक आती हैं और बहुत तेजी से फैलती हैं, जिससे स्ट्रक्चर ब्रिटल बिहेवियर दिखा सकता है, यानी बिना ज्यादा वार्निंग के फेलियर हो सकता है। यही कारण है कि इंजीनियर्स शियर क्रैक्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब सवाल आता है कि इन क्रैक्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आपको बता दें कि यहीं पर स्टिरअप्स का मेन रोल सामने आता है। स्टिरअप्स यानी शियर रीइंफोर्समेंट खास तौर पर इसी पर्पस के लिए दी जाती है।
जब बीम में इंक्लाइंड क्रैक डेवलप होती है तो स्टिरप्स उस क्रैक को क्रॉस करती हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिससे बीम की स्ट्रेंथ बनी रहती है और कोलैप्स होने से बचाव होता है। लेकिन अगर स्टिरप्स की क्वांटिटी कम हो, स्पेसिंग ज्यादा हो या इंस्टॉलेशन सही ना हो तो शियर क्रैक्स अनकंट्रोल हो जाती हैं और बीम ब्रिटल फेलियर दिखा सकती हैं। अब यहाँ प्रैक्टिकल साइट मिस्टेक्स की बात करें तो अक्सर कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट बचाने के लिए स्टिरप्स की स्पेसिंग बढ़ा देता है या स्टील कम डाल देता है। शुरुआत में स्ट्रक्चर ठीक लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद बीम में इंक्लाइंड क्रैक्स दिखने लगती हैं, जो एक क्लियर डेंजर सिग्नल होती है। जब अर्थक्वेक आता है तो स्ट्रक्चर पर साइक्लिक लोडिंग होता है, यानी लोड बार बार बदलता है, जिससे बीम पर शियर और बेंडिंग दोनों बार बार एक्ट करते हैं और इस कंडीशन में डायगोनल क्रैक्स बहुत जल्दी डेवलप होती है। अगर शियर रीइंफोर्समेंट प्रॉपर ना हो तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, इसलिए सीस्मिक जोन्स में क्लोजली स्पेस्ड स्टिरप्स देना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ मिथ्स को क्लियर करते हैं। पहला मिथ ये है कि सिर्फ वर्टिकल क्रैक्स ही डेंजरस होती है, जबकि रियलिटी में इंक्लाइंड क्रैक्स ज्यादा डेंजरस होती हैं, क्योंकि वो शियर फेलियर को इंडिकेट करती हैं। दूसरा मिथ ये है कि प्लास्टर से क्रैक छुपा देने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जबकि क्रैक स्ट्रक्चर के अंदर होती है और प्लास्टर सिर्फ उसे कवर करता है। तीसरा मिथ ये है कि अगर बीम मोटी है तो शियर क्रैक नहीं आएगी, जबकि अगर डिजाइन गलत हो तो थिक बीम में भी शियर फेलियर हो सकता है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो शियर क्रैक्स के कारण मॉइस्चर आसानी से अंदर प्रवेश करता है, जिससे रीइंफोर्समेंट स्टील में कोरोजन शुरू हो जाता है, जिससे स्ट्रक्चर की लाइफ कम हो जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए इन क्रैक्स को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आरसीसी डिजाइन में शियर फोर्स कैलकुलेट करके स्टिरप्स डिजाइन की जाती है, ताकि प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट की कैपेसिटी से ज्यादा ना हो, और यही शियर डिजाइन का साइंटिफिक बेस है। थोड़ा एक्स्ट्रा स्टील लगाकर अगर आप प्रॉपर शियर रीइंफोर्समेंट दे देते हैं तो आप फ्यूचर में होने वाले बड़े नुकसान और रिपेयर कॉस्ट से बच सकते हैं। इसलिए ये खर्च नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अगली बार जब आप किसी बीम में तिरछी क्रैक देखें तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रैक नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर का वार्निंग सिग्नल है, जो आपको आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता रहा है। इसलिए शियर रीइंफोर्समेंट को कभी भी लाइटली मत लीजिए। ड्राइंग्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, साइट पर स्पेसिंग चेक करिए, और अगर कहीं इंक्लाइंड क्रैक दिखाई दे तो तुरंत एक्सपर्ट इंजीनियर से इंस्पेक्शन कराइए, क्योंकि याद रखिए, वर्टिकल क्रैक आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन इंक्लाइंड क्रैक आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। और अगर समय रहते एक्शन ना लिया जाए तो यही छोटी सी क्रैक एक बड़े डिजास्टर में बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंस्ट्रक्शन की